So, hello friends. Today we are going to learn about the residential status, that is section 6 of Income Tax Act. तो बेसिकली हम इनकम टैक्स एक्ट में ये पढ़ते हैं कि किसी भी तरह की इनकम हो, इनकम के कई हेड्स हैं, उन इनकम के ऊपर आफ्टर उनको कैलकुलेशन करने के बाद कंप्यूटिंग ऑफ ग्रॉस इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम करने के बाद हमें टोटल इनकम आती है और उसके ऊपर हम टैक्स इम्पोज करते हैं आफ्टर सेवरल अदर रिबेट एंड रिलीफ्स। तो फर्स्ट प्राइमरी जो कंडीशन है बिफोर वी एंटर इनटू कि हम ग्रॉस सम निकालें, उससे पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जिसके ऊपर हम इनकम टैक्स इम्पोज कर रहे हैं क्या वो रेजिडेंट है इंडिया का, because it's a basic need to put a income tax on anybody, individual or person की डेफिनेशन भी इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है। तो हम क्योंकि एक प्राइमरी कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए बिफोर वी पुट एनी काइंड ऑफ बिफोर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुट एन इनकम टैक्स ऑन एनी काइंड ऑफ इनकम, तो उसमें हमें रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना पड़ता है इंडिविजुअल, जो कि पर्सन की डेफिनेशन में भी आता है। पर्सन में फॉर्म आ सकती है, एसोसिएशंस ऑफ पर्सन आ सकते हैं, कंपनी आ सकती है। तो अभी हम इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेसिक कंडीशन आती है कि फर्स्ट कंडीशन जो हम अगर फुलफिल हो जाती है तो वो क्या कहलाया जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो वो कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। रेजिडेंस इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर। कह रहे हैं कि कोई भी इंडिविजुअल भारत का निवासी रेजिडेंट कहलाया जाएगा प्रीवियस ईयर में इफ़ ही is in India in that year for period or periods amounting in all to 180 days, 82 days or more। तो आपने इस डेफिनेशन में देखा कि फर्स्ट थिंग टू बी जो पॉइंट हमारे को दिखाई देता है जो वो है कि जो इंडिविजुअल का हम स्टेटस फाइंड आउट कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर ही है जिसमें हमने इनकम टैक्स में पहले भी देखा हुआ है कि एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, या फिर हम फाइनेंशियल ईयर को असेसमेंट ईयर भी बोल सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर में इनकम होती है और उसके अगले साल जो है, मान लीजिए 2012 में इनकम हुई तो उस पर टैक्स का असेसमेंट किया जाता है 2013 में। तो ये जो 2012 है जिस ईयर में इनकम करी गई है तो उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो ये बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि किसी भी इंडिविजुअल को भारत का रेजिडेंट होने के लिए प्रीवियस ईयर में क्या होना चाहिए, ही इज़ इन इंडिया, वह इंडिया में हो इन दैट ईयर फॉर अ पीरियड, या तो वो 182 दिन कंटिन्यूसली हो, और पीरियड्स अमाउंटिंग टू इन ऑल टू, या फिर ब्रेक ले लेके उसने शॉर्ट पीरियड के लिए रहा फिर चला गया थोड़ा दिन के लिए फिर वापस आ गया, तो जो भी ब्रेक ले लेके मगर टोटल उसका जो अमाउंट होना चाहिए डेज़ का कि वो इंडिया में रहा है वो 182 डेज़ हो या ज़्यादा हो। तो पहली कंडीशन हमें पता चल गई, तो वो हो गई। तो ये जो दो बेसिक कंडीशंस हैं, पहली तो मैंने बता दी कि 182 डेज़ वाली है, 182 डेज़ मोर और मिनिमम 182 डेज़, या फिर दूसरी कंडीशन है इस दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम उस पर्सन को या इंडिविजुअल को ऑर्डिनरी रेजिडेंस बोल सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है, हैविंग विद इन द 4 years प्रिसाइडिंग दैट ईयर बीन इंडिया फॉर अ पीरियड और periods amounting to in all to 365 days or more is in India for period or periods amounting in all to 60 days
और मोर इन दैट ईयर। कह रहा है कि प्रिसाइड जो ये प्रीवियस ईयर है इससे पिछले 4 सालों में, प्रिसाइडिंग दैट ईयर जो लिखा हुआ है ना, दैट ईयर ये प्रीवियस ईयर को बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से पिछले से पीछे के 4 सालों में वह व्यक्ति 365 डेज कंटिन्यूस या फिर ब्रेक ले लेके किसी भी तरीके से 365 डेज मिनिमम या उससे ज़्यादा भारत में रहा हो, वह उस पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों के लिए तो ये बता दिया कि 365 डेज या उससे ज़्यादा। और प्रीवियस ईयर के अंदर कह रहा है कि प्रीवियस ईयर के अंदर बोला गया था कि 60 डेज़ के लिए या फिर उससे ज़्यादा। मान लीजिए मैं डिफ़ाइन करती हूँ, 2012 है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर 2012 में तो मिनिमम 60 दिन या फिर उससे ज़्यादा रहा हो, और इसके साथ साथ ये एंड है, इसमें और नहीं है कंडीशन में, इसके साथ साथ 2012 से जो पीछे के 4 साल हैं यानी कि 2011, 2010, 2009, 2008, इन 4 सालों के अंदर जो है वो पर्सन वेदर कंटिन्यूसली और ब्रेक ले लेके 365 डेज या उससे ज़्यादा उसने 4 सालों में अपना भारत में प्रेजेंस रहा हो, तो हम तब भी उसको भारत का ऑर्डिनरी रेसिडेंट कह सकते हैं। तो सेक्शन 6 का ये जो हिस्सा है, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, ये दोनों कंडीशंस जो हैं बेसिक कंडीशंस में आती हैं। जब हम फर्दर आगे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो रेसिडेंट है ये 2 कैटेगरीज में फर्दर सब डिवाइड हो जाता है, उसको भी हम रीड आउट करेंगे। तो अभी आगे भी हम देखते हैं कि कैसे हम इसको समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ऑर्डिनरी रेसिडेंस की डेफिनेशन पढ़ ली, तो अब हम देखते हैं कि मैंने आपको पहले बताया था कि ऑर्डिनरी रेसिडेंस जो है वो फर्दर या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। तो जो बेसिक कंडीशन थी वो तो हमने पढ़ ली। तो मैंने ये बताया था कि रेसिडेंट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। रेसिडेंट जो कि एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है जब वो बेसिक कंडीशन फॉलो कर लेता है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट फर्दर 2 कंडीशंस में सब डिवाइड होता है, तो दैट इज ROR एंड अनदर वन इज RNOR, जो कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे। तो इनको सभी को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो थी। अगर उन दोनों डेफिनेशंस में से एक भी फॉलो हो जाती है तो वो पर्सन इंडिविजुअल ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर उन दोनों बेसिक कंडीशंस में से एक भी डेफिनेशन पूरी नहीं होती, कंडीशन पूरी नहीं होती, तो वो क्या कहलाया जाएगा? नॉन रेसिडेंट। नॉट इवन बेसिक कंडीशन इज़ फॉलोड। देख भी सकते हो आप डायग्राम में, नॉन रेसिडेंट के नीचे लिखा हुआ है नॉट इवन बेसिक कंडीशन इज़ फॉलोड। तो आप जब ऑर्डिनरी रेसिडेंट को समझ चुके हो कि तो उसमें अगर फर्दर डिवाइड किया है हमने ROR में और RNOR में, तो ROR की फुल फॉर्म क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और RNOR की डेफिनेशन फुल फॉर्म क्या है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, तो जो ROR है उसको हम पढ़ते हैं और RNOR को भी हम पढ़ते हैं। तो इन दोनों ही कैटेगरीज में आप देख रहे होंगे डायग्राम में बेसिक कंडीशन के साथ साथ लिखा हुआ है एडिशनल कंडीशन। तो ये एडिशनल कंडीशन क्या है उसको हम समझेंगे, तब जाके हम इनको दोबारा वापस आएंगे और समझेंगे कि ROR और RNOR में क्या डिफरेंस है और इनका क्या मीनिंग है। सो as we know, we have already studied that resident, that we can call it as ordinary resident, जो कि फर्दर सब डिवाइडेड हो रहा है 2 कैटेगरी में, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज ROR, एंड RNOR, दैट इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसके लिए हमने बेसिक कंडीशंस तो पढ़ ली थी, मगर आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर
कि एक एडिशनल कंडीशन की भी बात कर रहा है। अगर वो होगा तब भी हम फर्दर इनको डिफाइन कर सकते हैं, जब हम जानते हो कि एडिशनल कंडीशन क्या है। तो हम दोबारा से बैक जा देखते हैं कि एडिशनल कंडीशन होता क्या है। तो एडिशनल कंडीशन क्या है? अ पर्सन इज सेड टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया in any previous year if such person is। तो कोई भी पर्सन जो है वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब कहलाया जाएगा इंडिया के अंदर। एन इंडिविजुअल विल बिकम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया if he satisfied the below conditions। That is, I will tell you one by one। That is, A is resident for 2 years out of 10 years preceding the previous year। यानी कि ए में बोल रहा है कि पिछले प्रीवियस ईयर जिसके अंदर कम इनकम हुई है उस ईयर से पिछले 10 साल, मान लो 2012 में हमारी इनकम हुई है तो उसका असेसमेंट होगा 2013 में। मगर ये किसके बात कर रहा है? रेजिडेंटशिप के लिए हमें क्या जो एडिशनल कंडीशन है जो कि डिफाइन करता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को, तो उसमें बोल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर है जिसमें इनकम हुई है जिसका असेसमेंट होना है, मान लो 2012 है वो, तो उसके पिछले 10 साल, तो कौन से साल होंगे वो? टिल 2011 से बैक लेते जाओ, 2011, 2010, 2009, 2008 और ऐसे करके पूरा करके 10 ईयर्स जो हैं उनमें से 2 साल जो है वो जो पर्सन है इंडिया में रहा हो। बी कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन 7 years प्रिसाइडिंग प्रीवियस ईयर। और साथ के साथ क्या है? पिछले 7 सालों में, किससे? प्रीवियस ईयर, जो कि हमने 2012 समझ लिया। 2012 से पिछले 7 साल में 730 दिन वो इंडिया में रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तब हम कहते हैं कि ये दोनों कंडीशन मिल के एक साथ एडिशनल कंडीशन बनाते हैं। इफ़ एन इंडिविजुअल फेल्स टू सेटिस्फाई एनी वन और बोथ ऑफ अबव कंडीशन ही विल बी कंसिडर एज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो जो व्यक्ति ए और बी में से एक या फिर दोनों ही कोई भी नहीं फॉलो करता है कंडीशन, तो वो पर्सन क्या कहलाया जाएगा? रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस। तो हम ये बोल सकते हैं, ये RNOR की डेफिनेशन मिल गई हमें। तो अब हम देख लेते हैं। RNOR में हमें बता दिया कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इसमें बोला है बेसिक कंडीशन भी फॉलोड हो बट एडिशनल कंडीशन जो हमने अभी पढ़ी थी उसमें से एक या बोथ भी कोई भी नहीं फॉलो करी गई है, तो वो RNOR में आ जाएगा। अगर बेसिक कंडीशन भी फॉलो कर दिया है और एडिशनल कंडीशन भी फॉलो कर दिया है तो वो किस में आ जाएगा? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अभी हमने एडिशनल कंडीशन पढ़ ली है जो कि अभी हमने पढ़ी थी कि ए और बी दोनों मिलके जो है इसमें पॉइंट में दोनों मिलके एडिशनल कंडीशन बनाते हैं। तो एडिशनल कंडीशन दोनों अगर फॉलो हो रही है इंक्लूडिंग बेसिक कंडीशन, तो बेसिक कंडीशन के साथ साथ एडिशनल कंडीशन फॉलोड हो गई तो वो कैटेगरी कौन सी है? ROR। अगर बेसिक कंडीशन सिर्फ फॉलो हुई है और एडिशनल कंडीशन से एक भी नहीं फॉलो हुई या फिर दोनों भी नहीं फॉलो हुई तो वो क्या कहलाया जाएगा? RNOR, यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टार्टिंग से दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले था एक सिटीजन है हमारे पास, एक पर्सन है, तो हमें उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाना है। इनकम टैक्स लगाने के लिए एक प्राइमरी कंडीशन है कि वो पहले हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया देन ओनली इट वुड बी अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स वुड बी पुट ऑन हिम। तो इनकम टैक्स फर्दर सब डिवाइडेड, मतलब फर्दर कैटेगरीज भी करता है, रेसिडेंट की डेफिनेशन भी देता है जो हमने पढ़ ली है। तो बेसिक कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन के साथ हमने एडिशनल कंडीशन भी पढ़ ली है।
तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होता है जब वो सिर्फ बेसिक कंडीशन दोनों फॉलो कर लेता है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट में तो बेसिक कंडीशन आ गई है, फॉलोड हो गई है, मगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट फर्दर तो दोनों कैटेगरी में, दो कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, दैट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज ROR। तो बेसिक कंडीशन हो गई और एडिशनल कंडीशन हो गई। तो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों फॉलोड हो गई तो वो ROR हो जाएगा। अगर सिर्फ बेसिक कंडीशन फॉलो हो रही है और एडिशनल कंडीशन में से ना तो कोई भी एक और ना भी दोनों भी फॉलो हो रहा है, यानी कि वो जो है रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हाँ तक हम समझ गए। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि HUF के बारे में और कंपनीज के बारे में क्या फंडा है। देखो इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन is said to be resident in India in any previous year in every case except where during that year the control and the management of its affairs is situated wholly outside India। तो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या कोई फर्म हो या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, वो इंडिया की रेसिडेंट तभी कहलाया जाएगी अगर वो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहे हो, except where during the year the control and the management of its affairs is situated wholly outside India। तो ये बोल रहे हैं कि अगर उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है, जैसे HUF है, HUF में एक कर्ता होगा, फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो उस फैमिली मेम्बर्स कर्ता की प्रॉपर्टी होगी, वो यहाँ रहते होंगे, उनका घर होगा, उसका मैनेजमेंट होगा, घर में क्या कौन हु इज़ अर्निंग, हु इज़ गोइंग आउटसाइड, ये सब मैनेजमेंट है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF का उसी इंडिया में ही है, विद इन इंडिया है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, दैट इज़ अ रेजिडेंट ऑफ, फैमिली इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और फर्म है वो भी, दैट इज़ ऑल्सो। मगर अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया, पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया में है, मान लो किसी की फैमिली है, कोई फर्म है, और वो जो है उस फैमिली का जो है प्रॉपर्टी है यहाँ पर, और कोई मदर सिर्फ रहती है, उसका एक हम केस भी पढ़ेंगे। तो उस केस में जो है हम देखेंगे कि HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक किया गया है। अगर उसका फैमिली यहाँ रहते हैं, घर है, मगर वो बंदा जो है आउटसाइड इंडिया रहता है और पर्सन बाहर रहता है, और बाहर से ही उस फैमिली को देखता है और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट करता है, तो हम देख लेंगे कि दैट इज़ नॉट अ, देन ही एंड हिज फैमिली वुड नॉट कॉल्ड बी एज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। मगर अगर उसका घर यहाँ पर है और किसी भी कोई ऐसी माइन्यूट कंडीशन दिखती है कि उसके घर को या जो फैमिली है यहाँ पे, उसका मैनेजमेंट इंडिया में ही प्रूव हो जाता है, दैट इज़ अ बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द पर्सन ओनली हु इज़ आस्किंग फॉर द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो अगर तो वो दैट पर्सन विल बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मीनिंग जो है इस डेफिनेशन में यह है, बड़ा क्रूशल है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफाइन भी किया गया है, उसमें बताया गया है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है माइंड से, और माइंड लगाना और स्किल लगा के जब हम किसी चीज़ को चलाते हैं, तो वो माइंड एंड स्किल दैट इज़ बिन यूज आउटसाइड इंडिया, और उनकी इस तरह से कंट्रोल किया जाता है कि अम, अगर वो बोलें तो दैट विल बी, जैसे फर्म है, फर्म में कोई डायरेक्टर्स हैं और उनको सर्टेनली फ्रीडम दी गई है और वो इंडिया में काम कर रहे हैं, और मगर कंपनी का जो ऑनर है दैट इज़ आउटसाइड इंडिया, स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज फर्म, दैट इज़ नॉट a resident of India. That firm is not the resident of India. But
और सपोज करो, टेकिंग इट इन द अनदर ऑर्डर, कि कोई कंपनी है, बाहर है, विदेश में है, तो उसमें डायरेक्टर्स हैं कुछ अपॉइंटेड, और वो सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले लेते हैं, और मगर वो उसके कुछ जो ऑनर्स हैं वो यहाँ पर हैं, और उनको सब रिपोर्ट देते हैं, डिफाइन करते हैं कि भाई ये डिसीजन लिया है, ये लिया है, बताते हैं अपने उन ओनर्स को जो इंडिया में हैं। बट और उनको वो सर्टेन कंडीशन पे रिमूव भी कर सकते हैं, जो कंपनी आउटसाइड इंडिया है। तो that is not a company which we can call it as a, it is not a resident, but it is a resident of India, because the control and management is from India. So a company is said to be resident in India in previous decisions that are necessary for the conduct of business of an entity as a whole are in substance made. Every other person is said to be resident in India in previous year in case except where during that year the control and management of his affair is situated wholly outside in India, if it is an Indian company or its place is effective management in that year is in India. तो ये फर्म वर्क के बारे में बता रहा है कि अगर उसका अफेयर्स एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के ही अंदर होगा, तो ही वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। होली अगर आउटसाइड है तो दैट वुड नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स अ प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल। तो कह रहे इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब जहाँ की डिसीजंस होते हैं, रिमूवल से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं, और लॉस एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है जहाँ से, दैट वी कॉल इट एज अ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो फर्म के बारे में भी हो गया, HUF के बारे में भी हो गया, और ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिया कि व्हेन अ पर्सन इज़, हाउ द रेजिडेंट स्टेटस इज़ बिन डिफाइंड। रेजिडेंट हो गया, नॉन रेजिडेंट हो गया। रेजिडेंट को ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं जब वो बेसिक कंडीशन फॉलो कर लेता है। फिर फर्दर सब डिवाइड हो रहा है ROR में और RNOR में। तो हमने बेसिक कंडीशंस भी पढ़ ली हैं और एडिशनल कंडीशन भी पढ़ ली हैं। तो आई थिंक इस सब डिस्क्रिप्शन से आप अब तक इनकम टैक्स की जो प्राइमरी कंडीशन है, रेजिडेंशियल स्टेटस, उसको समझ पाए होंगे। उसके बाद हम कुछ केसेस, 2 केसेस देखेंगे जो दैट विल डिफाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, दैट इज़ VVR-NM Subbiah Chettiar versus CIT, and the second case is Narottam and Parekh versus CIT Bombay City. These 2 cases will further clarify you कि how residential status, थोड़ा सा तो मैंने बता भी दिया है, फिर भी हम दोबारा इनको रीड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे HUF का और एक कंपनी का डिस्कस किया गया है इन दोनों केसेस में।